फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड आज की इस वीडियो में आप सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। एफसीआई की तरफ से बहुत जल्द AG3 यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3rd पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट की जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 27,345 पदों के ऊपर आउट की जाएगी। इसके अलावा अगर आप 8th डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इस भर्ती से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, वो सारे वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। एफसीआई की तरफ से 4 ग्रेड के ऊपर वैकेंसीज आउट की जाती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3rd एंड ग्रेड 4। इस बार ये पॉसिबिलिटी है कि ग्रेड 3rd के साथ ग्रेड 2nd जो है उसकी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। हालांकि जो नोटिफिकेशन है वो ग्रेड 3rd के साथ आउट नहीं की जाएगी, वो अलग आउट की जाएगी। बट संभावना ये है कि इस साल आपको ग्रेड 2nd की जो वैकेंसीज है वो भी देखने को मिल सकती है। सो अगर ग्रेड 2nd की वैकेंसीज आती हैं तो लगभग 6,221 पोस्ट के ऊपर आपकी जो नोटिफिकेशन वो आउट की जाएगी। अगर ग्रेड 3rd की बात करें जिसकी 100% पॉसिबिलिटी है कि आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है, ये जो नई वैकेंसी है ये आने वाली है, तो कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 27,345 पदों के ऊपर इसकी जो नोटिफिकेशन वो आउट की जाएगी। बट अगेन सवाल यही उठता है कि क्या 27,345 पदों के ऊपर 100% आपकी नोटिफिकेशन आएगी? सो अगर आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखते हो तो कभी भी इतने बड़े पदों के ऊपर कभी भी नोटिफिकेशन आउट नहीं की गई है। बट बहुत सारी आरटीआई लगाई गई है और उनके रिप्लाई के बेस पर यह क्लियर हो चुका है कि 10,000 के करीब जो वैकेंसीज हैं वो अभी डिपार्टमेंट के अंदर खाली हैं। हालांकि कुछ और भी आरटीआई बच्चों ने लगाई थी जहां पर पता लगा है कि 15 से 20,000 तक आपके जो पोस्ट है वो अभी भी AG3 की जो है डिपार्टमेंट के अंदर खाली है। लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर आपकी नोटिफिकेशन आउट नहीं की जाएगी। लगभग आप मानकर चलिए 10 से 12,000, ठीक है, 10 से 12,000 जो पोस्ट है उनके ऊपर आपकी नोटिफिकेशन आउट की जाएगी। एटलीस्ट 10,000 पोस्ट तो आपकी आने वाली हैं। इसके आगे जितनी भी पोस्ट बढ़ जाती हैं, जितनी भी पोस्ट पर नोटिफिकेशन आती है, वो आपके लिए एक बोनस यहां पर रहने वाला है। बट एक अनुमान ये है कि 10,000 के नीचे तो यहां पर नोटिफिकेशन आउट नहीं की जाएगी। 10,000 तो एटलीस्ट आपके लिए वैकेंसी जो है वो यहां पर रखी जाएंगी। लेकिन अगर यहां पर इसके साथ अगर ग्रेड 2nd की भी वैकेंसी आउट की जाती है तो आप मानकर चलिए लगभग 5,000 के करीब उसकी वैकेंसी। सो यहां पर एक वेरिएशन हो जाएगा कि कुछ लोग ग्रेड 2nd का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ग्रेड 3rd के लिए कर रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो लगभग 17 से 20,000 के करीब आपको जो टोटल वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएंगी अगर ग्रेड 2nd और ग्रेड 3rd दोनों की अगर जो नोटिफिकेशन वो आउट कर दी जाती है। और अगर ग्रेड 3rd जो कि कंफर्म है, अगर अकेली इसकी नोटिफिकेशन आउट की जाती है तो लगभग आपको 10 से 12,000 पदों के ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द पोस्ट की कि आपकी AG3 के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो यहां पर AG3 के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है? असिस्टेंट ग्रेड 2nd जर्नल, अकाउंट्स, टेक्निकल, डिपो, हिंदी। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd, टाइपिस्ट हिंदी एंड वॉचमैन। ये सारी जो पोस्ट हैं ये आपकी आती हैं AG3 के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की कि अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपकी एज लिमिट क्या कुछ रहने वाली है। सो जेई के लिए या फिर जूनियर इंजीनियर के लिए मैं बात करूं तो अनरिजर्व की 28 साल, 18 से 28 साल रहने वाली है। ओबीसी की 31 साल, SC एंड ST की 33 साल। स्टेनो ग्रेड 2nd के लिए अनरिजर्व की 25, ओबीसी की 28 एंड SC ST की 30 साल। टाइपिस्ट हिंदी के लिए अनरिजर्व 25, ओबीसी 28 एंड SC ST 30 साल। वॉचमैन के लिए 25 अनरिजर्व, 25 यहां पर ओबीसी की एंड 28 साल जो है वो आपकी यहां पर रहने वाली है SC एंड ST की। लेकिन यहां पर जो ओबीसी के वॉचमैन की वो यहां पर 28 साल रहेगी, 25 बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो वॉचमैन के लिए अनरिजर्व 25, 28 साल ओबीसी की एंड SC एंड ST जो है उनके लिए यहां पर आपकी हो जाएगी 30 साल यहां पर। ठीक है, 30 ईयर्स। AG3 की अगर जर्नल, अकाउंट्स, टेक्निकल और डिपो सभी पोस्ट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 27 साल रहने वाली है। अनरिजर्व की 30 साल रहने वाली है ओबीसी की और 32 साल यहां पर रहने वाली है SC एंड ST की।
अगर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड हिंदी की बात करता हूं तो 28 साल रिजर्व अनरिजर्व की रहने वाली है, ओबीसी की 31 साल और एससी एंड एसटी की 33 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है। इसके बाद अगर हम ब्रेकडाउन ऑफ एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहां पर जो एज मैंने आपको बताई है 31, 33, 28, 30, इसके अंदर एज रिलैक्सेशन ऐड करने के बाद ही मैंने आपको यहां पर बताई है, ठीक है। एससी एसटी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर अनरिजर्व है उनको 10 साल का, ओबीसी को 13 साल का और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय जो है एफसीआई के वो 50 साल तक आपका जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा विडो, डाइवर्ट, जुडिशियली सेपरेटेड एंड रीमैरिड अगर कोई वीमन है उनकी अपर एज रिलैक्सेशन अनरिजर्व के लिए 35 है। इसके अलावा ओबीसी के लिए 38 है एंड एससी एंड एसटी के लिए 40 ईयर्स यहाँ पर एज आपकी रखी गई है, ठीक है। सो यहाँ पर एज रिलेटेड सभी डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि किस पोस्ट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सो सबसे पहले अगर हम जर्नल के लिए बात करें तो आपसे ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा प्रोफेंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर इज नेसेसरी, यानी कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना, कंप्यूटर के अंदर एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर अकाउंट्स की बात करें तो आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन किसके अंदर, बीकॉम। अगर आपने बीकॉम कर रखी है और आपको कंप्यूटर के नॉलेज है, कंप्यूटर के आप एक्सपर्ट है, तो आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टेक्निकल की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो अगर आपने बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर में या फिर आपने बोटनी में, जूलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस के अंदर अगर आपने कर रखी है जो है ग्रेजुएट कर रखी है तो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बीटेक, बीई फूड साइंस में कर रखा है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रखी है, बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और कंप्यूटर की नॉलेज होना यहाँ पर मैंडेटरी है, यानी कि 100% आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में अगर आप एक्सपर्ट है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिपो के लिए तो आपकी ग्रेजुएट डिग्री जो है वो यहां पर मांगी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है, कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर हिंदी की मैं बात करता हूं तो डिग्री इन हिंदी विद प्रोफेंसी इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन स्किल इज रिक्वायर्ड। आपके पास हिंदी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर। इसके अलावा आपको इंग्लिश के अंदर भी प्रोफेंसी, इंग्लिश की भी आपको आनी चाहिए। ट्रांसलेशन जो है स्किल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आनी चाहिए। इसके बाद अगर जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की बात करता हूँ तो आपने या तो डिग्री कर रखा हो या फिर डिप्लोमा कर रखा हो सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा होल्डर है, ठीक है, अगर आप डिप्लोमा के बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बट अगर आप डिग्री बेस पर अप्लाई करते हो तो आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बट डिप्लोमा बेस के ऊपर आपके पास 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना यहाँ पर मस्ट है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की तो यहां पर आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, यानी ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। आपकी जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑल्टरनेट क्वालिफिकेशन अगर है, डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में और सेम आपकी टाइपिंग स्पीड है, शॉर्ट एंड स्पीड है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर टाइपिस्ट हिंदी की बात करता हूं तो ग्रेजुएशन होना आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा आपकी जो स्पीड है हिंदी की वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा आप हिंदी और इंग्लिश दोनों आप टाइपिंग कर सको, ये भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और कंप्यूटर स्किल्स हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर वॉचमैन के लिए बात करें तो आपको सिर्फ, अगर आप 8th पास है, 8वीं पास अगर आप है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। कोई भी अदर क्वालिफिकेशन जो है, कोई भी अलग जो प्रोफेंसी वगैरह है वो आपसे यहाँ पर नहीं मांगी गई है, ठीक है। सो यहाँ पर जितनी भी क्वालिफिकेशंस थी एज पर पोस्ट वो आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, जो कि टियर 1 के बारे में, ये है टियर 1 का आपका एग्जाम पैटर्न जो कि सभी के लिए कॉमन रहने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर आपसे 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज। 25-25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आपसे पूछे जाते हैं, 25-25 मार्क्स के पूछे जाते हैं और हर एक सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट्स का जो टाइम है वो यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि
टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट्स आपको एग्जाम सोल्व करने के लिए मिलते हैं। वहीं पर नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 की, यानी कि 1/4 आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत करते हो तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो टीयर 1 था, इसके बाद टीयर 2 भी आपका होगा, ठीक है। टीयर 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। सो पेपर 1 जो है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, स्टेनोग्राफर को छोड़कर सभी पोस्ट के लिए टीयर 2 का पेपर 1 जो है कॉमन रहेगा। इस पेपर के अंदर आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 120 नंबर का ही होगा और 90 मिनट्स का जो समय वो आपको दिया जाएगा, यानी कि 120 क्वेश्चंस 120 मिनट और 90 मिनट, 120 मार्क्स और 90 मिनट का टाइम यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सेक्शन वाइज करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट का समय। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट का समय। जनरल स्टडीज के लिए 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स 30 मिनट का समय। इसके अलावा जो जनरल स्टडीज का सेक्शन है वो आपके जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चंस, जनरल साइंस अप टू क्लास 10th लेवल के 10 क्वेश्चंस, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चंस और कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं पेपर सेकंड पोस्ट स्पेसिफिक प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, यानी कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसकी प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड ये पेपर होगा। यहां पर आपसे 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स का, यानी कि 60 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल हो गए 120 मार्क्स का, ठीक है। और ड्यूरेशन जो होगी वो यहां पर कितनी होगी 60 मिनट की। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.50 की, यानी कि आपकी 1/2 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा पेपर थर्ड जो है वो केवल स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए होगा, जिसके हिंदी के लिए, ठीक है, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट हिंदी के लिए आपका ये पेपर होगा पेपर थर्ड, जिसके अंदर आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का जो समय है वो आपको यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। सो यानी कि बाकी सभी पोस्ट के लिए तो ये है, सिर्फ असिस्टेंट हिंदी और स्टेनोग्राफर के लिए ये वाला जो पैटर्न है 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स 90 मिनट, ये आपका यहां पर परफॉर्म करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये टीयर 2 का आपका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो टीयर 1 की अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज, ये 4 सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे। इनका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो यहां पर आपके सामने मैंने सभी का लिख दिया है कि आपका टीयर 1 के अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा। आप इसको वीडियो को पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जो ये सिलेबस है इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर सकते हो। ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपके लिए टीयर 1 का रहने वाला है। अगर मैं टीयर 2 की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर पेपर 1 का सिलेबस आपके सामने है, जिसके अंदर जनरल स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा और उसका जितने भी उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं वो भी आप यहां पर वीडियो को पॉज कर इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पर राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पेपर सेकंड पोस्ट स्पेसिफिक नॉलेज की बात करता हूं तो अगर अकाउंट्स की बात करता हूं तो ये यहां पर आपके सामने अकाउंट्स का कंप्लीट सिलेबस है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी की बात करता हूं तो उसका सिलेबस यहां पर डिटेल में मैंने मेंशन कर दिया, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का जो सिलेबस है वो भी यहां पर मैंने लिख दिया है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हिंदी का मैं बात करता हूं तो हिंदी जो है उसका भी पूरा सिलेबस लिख दिया है। इसके अलावा जेई जूनियर इंजीनियर जो है इसका भी जो पूरा सिलेबस है वो भी यहां पर मैंने आपका मेंशन कर दिया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इस कंप्लीट सिलेबस का एक जो है पीडीएफ बना सकते हैं या फिर इसको एक कहीं पर अपनी नोटबुक में जो है तैयारी करने से पहले लिख सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा यहां पर अगर मैं जॉब प्रोफाइल की नेक्स्ट बात करता हूं, ठीक है, सिलेबस तक आपको समझ में आ गया होगा। एआई सेकंड अगर मैं जर्नल की बात करूं तो इसका मेन काम क्या होता है, परफॉर्म क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मैनेज रिकॉर्ड एंड कंप्लीट डे टू डे ऑपरेशंस एज असाइंड बाय हायर अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने हैं, रिकॉर्ड्स को मैनेज करना है और डेली के जो टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करना है जो कि हायर अथॉरिटी उनको असाइन करती है, ठीक है। अकाउंट्स की बात करें तो मैनेजिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, असिस्टिंग सीनियर ऑफिसर्स इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी एंट्रीज। सो
यहाँ पर अकाउंट्स का क्या काम है, अकाउंट को तैयार करना, स्टेटमेंट तैयार करना और सीनियर ऑफिसर्स की अकाउंट एक्टिविटी तैयार करने में हेल्प करना, ठीक है। टेक्निकल की बात करते हैं तो हैंडल टेक्निकल ऑपरेशंस, कंडक्ट इंस्पेक्शंस एंड मेंटेन टेक्निकल रिकॉर्ड टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस ओवर फूड ग्रेन्स, ठीक है। सो यानी कि जो है इंस्पेक्शन करना, टेक्निकल रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ताकि जो फूड ग्रेन की क्वालिटी प्रोसेस उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। डिपो की बात करें तो गोडाउन में जो है आपकी गोडाउन में लोडिंग अनलोडिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको मेंटेन करना, इनका जो रिकॉर्ड है वो तैयार करना और सीनियर्स को है हेल्प करना गोडाउन रिलेटेड एक्टिविटी को मेंटेन करने में, ठीक है। अगर हिंदी की बात करते हैं तो आपकी ट्रांसलेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको ट्रांसलेट करना, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट्स वगैरह उनको हिंदी में तैयार करना। इनके अलावा प्रोफेंसी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में आपकी प्रोफेंसी यहाँ पर मांगी गई है, ताकि आप जो एफसीआई की पॉलिसीज और गाइडलाइंस हैं वो सभी लोगों को अच्छे से समझा सको, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है। सो ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। इसके बाद सैलरी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कितनी सैलरी क्या कुछ आपको मिलने वाली है। तो देखिए बेसिक पे आपका 28,200 रहने वाला है। इसके अलावा आपको डीए मिलने वाला है 5200 रुपये, हाउस कीपिंग मिलेगा 4000, हाउस रेंट मिलेगा 4500, डोमेस्टिक स्पोर्ट अलाउंसेज मिलेगा आपको 1400, इसके बाद रिक्रिएशन अलाउंस मिलता है आपको 1700, इलेक्ट्रिसिटी 600, मील 1400, मेंटेनेंस अलाउंस 2800, लॉन्ड्री 600। टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है 46,900। इसके अंदर आपका कोई डिडक्शन भी होता है, वो होता है 5,110 का, और नेट सैलरी आपकी पड़ेगी 41,790। ये आपकी फर्स्ट सैलरी इन हैंड होगी। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी जो है वो अप्रोक्सीमेट 90,000 रुपए तक आपकी पहुंच जाएगी, और जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलता रहेगा, जिसके बारे में मैं आगे बता रहा हूं, आपकी सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए महीना वहां तक आपकी जो सैलरी है वो पहुंच सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रमोशन की, सो अभी आपकी एंट्री लेवल पोजीशन क्या है, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड थर्ड है आपकी अभी एंट्री लेवल पोजीशन एजी 3 है, उसके बाद आप एजी सेकंड पर आओगे, फिर एजी 1 पर आओगे, फिर मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डिप्यूटी जनरल मैनेजर, यहां तक ही आप पहुंच पाओगे। क्योंकि अगर आप जो है 25 या 26 साल की उम्र में अगर आप ज्वाइन करते हो तो लास्ट आप डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट तक आराम से पहुंच जाओगे, अगर ठीक ठाक आपका कैरियर रहता है तो, ठीक है। सो आई होप यहां तक जितनी भी डिटेल्स थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, वो कब आउट किए जाएंगे। सो देखिए अगर नोटिफिकेशन आउट की डेट की बात करूं तो जुलाई अगस्त 2025 में 100% जो है आपके फॉर्म आउट कर दिए जाएंगे। एग्जाम डेट टीयर 1 की बात करूं तो सितंबर अक्टूबर के अंदर आपका टीयर 1 कंडक्ट करवा दिया जाएगा, और टीयर 2 की बात करूं तो दिसंबर 2025 के अंदर आपका टीयर 2 जो है वो भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। सो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम रह गया है। आप मानकर चल लीजिएगा कि अभी आपका मई तो गया ही, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने, इन 3 महीनों के अंदर आपको तैयारी भी करनी है और एग्जाम को क्रैक भी करना है, टीयर 1 को क्रैक करना है, और उसके बाद आपके पास विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपको टीयर 2 भी क्रैक करना है। तो लगभग आप मानकर चलिए फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने का समय है या उससे भी कम का समय है। अगर इन 6 महीने के अंदर आप अच्छी मेहनत कर लेते हो, और जबकि 6 महीने तो मैं फाइनल के लिए बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको टीयर 1 क्लियर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास सिर्फ 2.5 से 3 महीने का समय है। अगर इन 2.5 से 3 महीने में आप अच्छी मेहनत कर लेते हो, खूब मेहनत करके अपने जो सिलेबस है उसको क्लियर कर लेते हो, तो 100% आप टीयर 1 निकाल लोगे, और उसके बाद आप टीयर 2 भी क्लियर कर लोगे, और एक अच्छी खासी जो जॉब है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि टीयर 1 की तैयारी आपको मैं भी करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि डिटेल में सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो इसीलिए बताई हैं ताकि जब आप तैयारी करोगे तो आपकी टीयर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से आप कर सको, और आप 100% बिल्कुल कंफर्म हो सको कि आपका टीयर 1 जो है वो क्लियर होना ही होना है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जितने भी डिटेल्स थी वो सारी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।